तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई वेडनेसडे सीजन 2 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं एपिसोड 5 to 8 को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वेडनेसडे हॉस्पिटल में होती है। उसकी माँ मॉर्टिशिया उसके लिए मैकबेथ की किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा दुख भी साफ दिख रहा था। तभी वहाँ वेडनेसडे के पापा गोमेज पहुंच जाते हैं और प्यार से पूछते हैं कैसी है मेरी शैतान परी। फिर जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं वेडनेसडे को होश आ जाता है। वो अपनी पुरानी प्रिंसिपल को नर्स के रूप में अपने सामने देखती है। फिर जैसी वो बाहर निकलती अचानक एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है, एक घने जंगल में। वहां उसे पुरानी प्रिंसिपल वीम्स नजर आती है जो कहती है मैं तुम्हारी नई मार्गदर्शक हूँ। लेकिन वेडनेसडे शक से कहती है झूठ है, ऐसा तो कोई परिवार का ही सदस्य हो सकता है। वीम्स कहती है कि हम दोनों बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। इसके बाद वो वेडनेसडे को पूरा रिकैप सुनाने लगती है कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि फिर से गायब हो गई। तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड इनिट को उसकी मौत के बारे में नहीं बताया। इतना ही नहीं, तुमने टाइलर को मेंटल हॉस्पिटल से भागने में मदद भी कर दी। मुबारक हो, तुम्हारा यही अभिमान तुम्हें फिर से डुबो देगा। वेडनेसडे गुस्से में कहती है तो फिर आप मेरी शक्तियां लौटा दीजिए, उसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इस पर वीम्स कहती है शक्ति तो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। वो फिर अपनी उंगलियां चुटकाती है जिससे वेडनेसडे अचानक जाग जाती है। अब सीन कट होकर मेंटल हॉस्पिटल में दिखता है। वहाँ हम जूडी को देखते हैं जो अब वहाँ की टेम्पोररी डायरेक्टर बन चुकी है। मीडिया के सामने वो बताती है कि 2 हफ्ते पहले एक हादसे के दौरान यहाँ की बिजली चली गई थी। उसी वजह से यहाँ के 46 कैदी यानी मरीज भाग गए। उस हादसे में पिछली डायरेक्टर डॉक्टर रेचल अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस की मदद से उन 46 में से 43 मरीज पकड़े गए। अब उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये हॉस्पिटल मतलब विलो हिल कुछ समय के लिए बंद रहेगा। ये बोलकर जूडी रोते हुए चली जाती है। फिर शेरिफ सेंटियागो सामने आकर कहती है लेकिन अभी भी 3 खतरनाक कैदी फरार हैं, फेस्टर, जॉन डो और टाइलर। अगर आपको इनमें से कोई भी दिखे तो तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करें। एक रिपोर्टर पूछता है क्या ये तीनों अभी भी इसी इलाके में हैं? शेरिफ कहती है शायद फेस्टर मर चुका है। तभी उसके डिप्यूटी का मैसेज आता है कि वेडनेसडे होश में आ गई। वो तुरंत जूडी को इन्फॉर्म करती है, पूछती है क्या वेडनेसडे का उस हादसे में कोई हाथ हो सकता है? जूडी मुस्कुराते हुए कहती है वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। सुनने में अजीब नहीं लगेगा कि एक आम सी लड़की की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? शेरिफ कहती है वेडनेसडे कुछ भी हो सकती है लेकिन आम तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर जूडी गुस्से में वहां से निकल जाती है। अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपने एक आदमी से फोन पर बात करती है। वो आदमी बताता है लोइस लैब से जितने भी कैदी भागे थे सबको खत्म कर दिया, सिर्फ एक बचा है, पेशेंट 1938। जूडी सख्त लहजे में कहती है शेरिफ को लुइस के पेशेंट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उसे जल्दी से ढूंढो। इसके बाद जूडी सीधे वेडनेसडे से मिलने पहुंचती है और उसके लिए लिलीज लेकर आती है। लेकिन वेडनेसडे उसे धमकाते हुए कहती है तेरी सीक्रेट लैब के बारे में पुलिस को जल्दी पता चल जाएगा। जूडी मुस्कुराकर जवाब देती है वहाँ पुलिस को तो सिर्फ खाली डब्बे मिलेंगे, मेरे राज वहाँ दफन है जहाँ कोई पहुंच भी नहीं सकता। फिर वो वेडनेसडे को धमकी देती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आगे से तुम मेरे कामों में दखल ना दो। लेकिन वेडनेसडे डट कर कहती है ये तो बस मेरा वार्म अप था, तहस नहस करना तो मेरा शौक है। और हाँ, ये पेशेंट 1938 कौन है? उसे तुम लोगों ने झूठी श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? वो इतनी खास क्यों है? जूडी बात घुमाने की कोशिश करती है तो वेडनेसडे समझ जाती है और कहती है तुम्हारा एक राज मुझे पता चल गया। इसके बाद जैसे ही वेडनेसडे बाहर निकलती है एक नर्स उसे मरे हुए गुलाब देती है। वो गुलाब किसी और की तरफ से भेजे गए थे। साथ में एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था तुम और इनिड आज रात मरोगी। वेडनेसडे तुरंत पूछती है ये किसने दिया? नर्स इशारा करती है और पीछे टाइलर खड़ा दिखता है। वेडनेसडे तुरंत उसके पीछे जाती है लेकिन कुछ देर बाद वो कहीं नजर ही नहीं आता। दरअसल टाइलर छुपा हुआ था और किसी तरह खुद को मॉन्स्टर बनने से रोक रहा था। दूसरी तरफ बियांका और एजैक्स गैब्रियल को लेकर स्कूल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जो बहुत साल पहले जलकर बर्बाद हो चुका था। अब वहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गैब्रियल वहाँ सेफ रह सकती है। वहाँ से निकलते हुए एजैक्स बताता है मैंने गिडियन को गूगल किया तो पता चला किसी ने रिपोर्ट किया है कि उसे बॉस्टन के एक मोटल में देखा गया। बियांका कहती है मेरी मॉम को इस बारे में मत बताना वरना वो परेशान हो जाएगी। एजैक्स कहता है यकीन नहीं होता कि तुम्हारी मॉम मॉर्निंग सॉन्ग वाले कांड में फंस गई। इस पर बियांका बताती है मेरी मॉम शुरुआत के मेंबर में से एक थी। गिडियन के कहने पर वो लोगों को सायरन सॉन्ग से फंसाती थी। वो कहती है कि हम सब आउटकास्ट की मदद करने निकले हैं जैसे कोई कम्युनिटी हो। फिर वो आगे बताती है मेरे लिए गिडियन किसी हीरो जैसा था, सारे बच्चों में से मैं उसकी फेवरेट थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो तो मेरी माँ की जगह रिक्रूट करना चाहता था। वहीं से सब कुछ बिगड़ गया।
एजैक्स उसे दिलासा देता है, तुम्हारी मॉम नेवर मोर में है, ये किसी को नहीं पता, वो यहाँ बिल्कुल सेफ है। इधर वेडनेसडे अपने कमरे में लौटती है। वहाँ इनीड पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो बहुत परेशान थी। वहाँ वीम्स भी मौजूद होती है, लेकिन ऑब्वियसली इनीड उसे देख नहीं पाती। दोनों फिर टाइलर के बारे में बात करने लगते हैं। वेडनेसडे समझाती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो हम दोनों को मारना चाहता है, ये उसका प्लान है, तुम चली जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इनीड गुस्से में कहती है, मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बस फिर दोनों दोस्तों में थोड़ी तकरार हो जाती है। गुस्से में इनीड वहां से चली जाती है। गुस्से और उलझन में वेडनेसडे वीम्स से कहती है, मेरे दिमाग से दूर रहो, लेकिन बाहर निकलने पर भी वीम्स उसका पीछा करती रहती है। वो चाहती है कि कम से कम उसकी याद में स्कूल में एक स्टैचू तो होनी ही चाहिए, क्योंकि उसने अपनी जान इस स्कूल के लिए दी थी। इतने में वहां पर प्रिंसिपल डॉट आ जाते हैं, जो बच्चों को शूट कर करके टी शर्ट बांट रहे होते हैं। ये देखकर वीम्स हैरानी से कहती है, ऐसे किसी को मैंने प्रिंसिपल नहीं चुना था, ये आखिर है कौन? खैर, प्रिंसिपल सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके बताते हैं, आज हमारे आउटकास्ट को याद करने का दिन है। सालाना परंपरा के अनुसार आज रात हम नेवरमोर कब्रिस्तान की तरफ जुलूस निकालेंगे और पुरखों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जमकर खाना खाएंगे। ये सुनकर वीम्स ताना मारती है, ये प्रिंसिपल तो सर्कस का बंदर लगता है। वेडनेसडे आगे आकर प्रिंसिपल से कहती है, आज रात का प्लान कैंसिल कर दीजिए। टाइलर अभी भी बाहर घूम रहा है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, अगर टाइलर यहाँ आ भी गया तो डरने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत सारे आउटकास्ट हैं, सब मिलकर उसे हरा देंगे, खासकर प्रोफेसर कैप्री, वो तो पहले भी एक को संभाल चुकी है। जाते जाते वेडनेसडे पूछती है, आप वीम्स को किस तरह सम्मानित करने वाले हैं? प्रिंसिपल लापरवाही से कहता है, कई सालों से मैं उसकी यादें हर स्टूडेंट के दिमाग से मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तो दूध की बदबू की तरह जाती ही नहीं। ये सुनकर वीम्स गुस्से में आ जाती है। वेडनेसडे वीम्स को कहती है, अपना आईना देख लिया आपने? अब इसके बाद हम पग्सली को देखते हैं। वो अपने घर पर वीनस फ्लाई ट्रैप को खाना खिला रहा था, तभी उसके पापा गोमेज वहाँ आते हैं। पग्सली बताता है कि उसे स्लर्प की बहुत चिंता हो रही है, जो भाग गया है, उसे पता नहीं है वो कहाँ है और किस हाल में होगा। गोमेज उसे समझाते हैं, तुम्हारे अंकल फेस्टर के साथ एक चुपा काबरा हुआ करता था, उसे जितना भी खिलाओ वो कभी पालतू नहीं बना। स्लर्प भी वैसा ही है, लेकिन पग्सली कहता है, स्लर्प मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसकी परवाह करता हूँ। इस पर गोमेज कहता है, तो फिर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढने निकलते हैं, थोड़ी एडवेंचर भी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम उसी सोल्जर को देखते हैं जो कि भागे हुए पेशेंट को ढूंढ रहा था। उसे जंगल में पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो एक खंडर के अंदर पहुंचता है। वहीं पर टाइलर छुपा हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे बार बार अपने पापा की परछाई नजर आती है, जो बस उसे ताना देते रहते हैं। गुस्से में टाइलर चिल्लाता है, आपको हमेशा से पता था मेरा यही हाल होगा, फिर भी आपने मुझे संभाला नहीं, अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तभी सोल्जर अंदर आता है। पानी में हलचल देखकर वो गोली चला देता है, लेकिन वहां सिर्फ एक पुतला था। अचानक टाइलर हाइड में बदलकर सोल्जर को मार डालता है। इस बीच स्लर्प जंगल में इधर उधर भटक रहा था। अब सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। वेडनेसडे अपनी म्यूजिक टीचर कैप्री से मिलती है। वो पूछती है, क्या आप पहले भी हाइड से लड़ चुकी हैं? और फिर सीधे सवाल करती है, ये एल्फी पेन कौन है? वो आपका बॉयफ्रेंड हुआ करता था ना, लेकिन सुना है कि वो भी टाइलर की तरह मॉन्स्टर था, आपने ही उसे मारा था। वेडनेसडे रिक्वेस्ट करती है, टाइलर आने वाला है, उससे पहले हाइड के बारे में मुझे आप जो जानती हैं सब बता दीजिए। लेकिन कैप्री चुप रहती है। जब वेडनेसडे जाने लगती है तब कैप्री बोलती है, मैं एल्फी को कभी समझ नहीं पाई, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी मास्टर भी उसे बहुत प्यार करती थी। मास्टर के ऑर्डर पर ही वो मुझे मारने आया था, लेकिन उस दिन अपने मास्टर को ही उसने मार डाला। ये सुनकर वेडनेसडे पूछती है, लेकिन हाइड तो अपने मास्टर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। कैप्री समझाती है, मेल हाइड्स नहीं रह सकते, लेकिन फीमेल हाइड्स रह लेती हैं, वो और भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। अब वेडनेसडे के दिमाग में एक नया सवाल घूमने लगता है, क्या हाइड नया मास्टर एक्सेप्ट कर सकता है? स्लर्प उस सोल्जर की लाश के पास पहुंचता है। उसके पास पेशेंट 1938 की फोटो होती है। फोटो देखकर स्लर्प थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इधर वीम्स अभी भी दुखी थी कि उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए था। दूसरी तरफ वेडनेसडे थॉर्नहिल की चीजें देख रही होती है। तभी वहां मोर्टिशिया आ जाती है। आज डे ऑफ द डेड का दिन था। मोर्टिशिया वहां पर कुछ एहसास करती है जो वीम्स के आने पर होता है। ये सुनकर वीम्स का चेहरा खिल उठता है, लेकिन मोर्टिशिया जैसे ही कहती है, बेचारी की जिंदगी बहुत अकेलेपन से भरी थी, तो वीम्स तुरंत जवाब देती है, मैंने जिंदा दिल जिंदगी जी थी। वेडनेसडे बीच में बोल पड़ती है, हाँ, और आप अपने मरने से पहले ही मर चुकी थी। मोर्टिशिया वेडनेसडे के हाथ में किताब देखती है और सोचती है ये जरूर टाइलर से जुड़ा हुआ है। वो डर जाती और अपनी बेटी से कहती है कि प्लीज उससे दूर रहो। वेडनेसडे गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर इनीड अपने बॉयफ्रेंड ब्रूनो के साथ थी। ब्रूनो उसे समझा रहा होता है, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारे लिए रहना सेफ नहीं। तभी अचानक इनीड भागते हुए कमरे में आती है और थिंग से कहती है,
टायलर को हराने के लिए हमें नाइट शेड्स की मदद लेनी होगी। थिंग एक चिट्ठी एजैक्स को देता है जिसमें लिखा था उसे रात 10 बजे इयागो टावर आना है। ये सब एग्नेस देख लेती है। रात को पग्सली और उसके पापा गोमेज जंगल में स्लर्प को ढूंढने आते हैं। काफी वक्त बीत चुका था, दोनों लगभग हार मान चुके थे। जब वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग पिलग्रिम वर्ल्ड की तरफ जा रहे थे। दोनों भी उसी तरफ निकल जाते हैं। उधर पुलिस को उस सोल्जर की लाश मिलती है। एक ऑफिसर बताता है कि विक्टिम के दिमाग को खोपड़ी से चूस लिया गया है। शेरिफ को याद आता है कि 1 महीना पहले ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की बॉडी भी इसी हालत में मिली थी। हॉस्पिटल में भी 2 लाशें मिली थी जिनका यही हाल था और नेवरमोर स्कूल यहाँ से बहुत नजदीक था, इसीलिए शेरिफ आदेश देती है स्कूल पर नजर रखो। पग्सली और गोमेज जैसे ही पिलग्रिम वर्ल्ड पहुंचते हैं वहां आर्लीन उनका स्वागत करती है। वहां मेले में बहुत भीड़ होती है और वहीं पर स्लर्प भी पहुंच जाता है। इधर एग्नेस वेडनेसडे से मिलने आती है। वो बस ये बताने आई थी कि उसे वेडनेसडे की बहुत चिंता रहती है। साथ ही वो एक इनविटेशन कार्ड भी लाती है। कहती है नाइट शेड्स का शायद कोई दूसरा प्लान है। रात 10 बजे इनिड नाइट शेड्स के मेंबर को बुलाती है। एजैक्स उसे देखकर कहता है तुम तो हमारी टीम की मेंबर भी नहीं हो, लेकिन बियांका उसे शांत कराती है। इनिड सबको बताती है टायलर हमें मारने वाला है। इतने में वहां वेडनेसडे भी पहुंच जाती और कहती है टायलर जो भी करेगा आज ही करेगा और मेरे पास उसे काबू करने का एक प्लान है। फिर वेडनेसडे लैब में जाकर एक दवाई बनाने लगती है जिसका फॉर्मूला उसने थॉर्नहिल के जर्नल में देखा था। थिंग उसके लिए नाइट शेड्स वाली केमिकल ले आता है। वीम्स उसे चेतावनी देती है हाइट को कंट्रोल करने का आइडिया बहुत रिस्की है। थॉर्नहिल टायलर को काबू कर पाई थी क्योंकि वो स्मार्ट थी, लेकिन तुम टायलर से प्यार करती हो। वेडनेसडे गुस्से में कहती है मैं उसे नफरत करती हूँ। वीम्स मुस्कुराकर जवाब देती है नफरत भी तो एक फीलिंग है। वेडनेसडे दवाई सिरिंज में भरती है और वहां से निकल पड़ती है। उधर स्लर्प हॉन्टेड मेज में घुस जाता है। जब लोग उसे परेशान करने लगते हैं तो स्लर्प अचानक गुस्से में एक आदमी को मार डालता है। लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। आर्लीन भी घबराकर चिल्ला उठती है। पुलिस को कंप्लेंट मिलते ही वो लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं। पग्सली को जब पता चलता है कि सामने एक ज़ॉम्बी है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए अंदर चला जाता है। स्लर्प को सामने देखकर वो उसे बिजली का झटका देता है। तभी ज़ॉम्बी कहता है रुक जाओ। ये सुनकर पग्सली हैरान रह जाता है कि ज़ॉम्बी बोल भी सकता है। इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पीछे वाले रास्ते से ज़ॉम्बी भाग निकलता है और ये सब गोमेज देख लेता है। पग्सली बाहर निकलकर अपने डैड से झूठ बोलता है कि ज़ॉम्बी नहीं मिला। उधर मोटिशिया जुलूस में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी वहां पेशेंट 1939 आ जाती है। मोटिशिया उसे फ्रांसुआज कहकर बुलाती है और हैरान होकर बोलती है हम लोगों ने तो तुम्हारा फ्यूनरल रखा था। फ्रांसुआज बताती है कि उन्होंने मुझे कैद में रखा था। फिर वो वेडनेसडे की फोटो उठाती है और पूछती है ये तुम्हारी बेटी है? इसी ने तो मुझे बचाया था। वो मदद मांगती है कि उसका बेटा खो गया है और उसे ढूंढने में मदद चाहिए, मतलब टायलर को। वो कहती है वो यहीं आने वाला है। इधर कब्रिस्तान में प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं। उनके बीच में टायलर भी पहुंच जाता है। थिंग इशारा करके वेडनेसडे को बता देता है वो आ गया है। वेडनेसडे और उसकी टीम सतर्क हो जाती है। इनिड सीधे टायलर के सामने जाती है और उसे एक बिल्डिंग की तरफ लेकर आती है। वहां बाकी लोग बाहर निकलते हैं। टायलर कहता है तलवार से मेरा कुछ नहीं होगा और वो खुद को राक्षस मतलब हाइड में बदल लेता है। जैसे ही वेडनेसडे सिरिंज लेकर पीछे से आती है राक्षस उसे जोर से पीछे फेंक देता है। वो इनिड को मारने ही वाला था कि वेडनेसडे बीच में आकर उसे रोक लेती है। तभी वहां दूसरा हाइड आ जाता है। वो टायलर को दूर फेंक देता है और वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि मोटिशिया उसे रोक देती है और वो दूसरा हाइड कोई और नहीं बल्कि फ्रांसुआज थी। दोनों हाइड वहां से भाग जाते हैं। वेडनेसडे गुस्से में अपनी माँ से कहती है सब कुछ मेरे काबू में था, आपने उसे फ्रांसुआज बुलाया, क्या वो टायलर की माँ थी? मोटिशिया बताती है हाँ, और उसे हॉस्पिटल से तुमने ही रिहा किया था। उसने मुझसे कहा कि वो अपने बेटे को काबू करेगी और उसे यहाँ से हमेशा के लिए ले जाएगी। इधर वापस आने के बाद गोमेज मोर्टिशा को बताता है वो ज़ॉम्बी असल में आइजैक है। मोर्टिशा भी कह देती है कि फ्रांसुआज भी जिंदा है। जूडी के घर आते ही आइजैक उससे मिलने आता है। अब इधर फ्रांसुआज अपने बेटे का ध्यान रखती है। दूसरी तरफ फुल मून ना होने पर भी इनिड वेयरवुल्फ में बदल जाती है और ये सब कैप्री देख लेती है। अब देखते हैं कि वेडनेसडे इनिट की तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उसी की तरह अतरंगी हरकतें करते हुए सब स्टूडेंट्स के सामने डांस करने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये करिश्मा हुआ कैसे? इसके लिए कहानी जाती है 16 घंटे 36 मिनट पहले। प्रिंसिपल के रूम में वेडनेसडे, उसके मम्मी पापा और इनिड प्रिंसिपल और शेरिफ को बता रहे होते हैं कि टायलर जुलूस में आया था और उन्होंने उसे फंसाने और काबू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वहाँ एक दूसरा हाइड भी आ गया था। वेडनेसडे बताती है कि दूसरा
हाइड फ्रांसवास थी। शेरिफ कहती है लेकिन वो तो 15 साल पहले ही मर चुकी है। मोटिशा आगे बोलती है कि फ्रांसवास ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा चुकी है और अब कभी जेरिको वापस नहीं आएगी। शेरिफ मोटिशा को अरेस्ट करने के बारे में सोचती है लेकिन वेडनेसडे टोक देती है, ये गलती तो आपकी ही थी कि आपने अपनी पूरी टीम पिलग्रिम वर्ल्ड भेज दी। प्रिंसिपल स्कूल में कर्फ्यू लगा देते हैं। इधर वीम्स वेडनेसडे को चिढ़ाने लगती है कि तुमने जो कुछ भी किया उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। वेडनेसडे आखिरकार पूछती है मैं ये सब कैसे रोकूं। वीम्स बताती है तुम्हारी माँ के साथ अनबन चल रही है, उसकी वजह से तुम्हारी दिव्य दृष्टि चली गई। ऐसी शक्ति सुलझे हुए रिश्तों पर टिकती है। वो सलाह देती है कि फिलहाल अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक करो। इतने में प्रोफेसर ऑर्लोफ वहां जाते हैं और पूछते हैं तुम किससे बात कर रही हो। वेडनेसडे उनसे फ्रांसवास के बारे में पूछती है। प्रोफेसर बताते हैं कि उसका एक भाई भी था आइजैक, उसी ने मेरा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया था। उसे मसीहा बनने का बहुत शौक था। उसका मेंटोर था स्टोनहर्स्ट, उसी ने आइजैक के लिए इयागो टावर में एक लैब बनवाई थी। लेकिन एक दिन वहां धमाका हो गया। कुछ लोगों को लगा कि आइजैक मर गया, कुछ लोगों को लगा वो भाग निकला। वेडनेसडे गुस्से में पग्सली से जाकर मिलती है और पूछती है तुमने उस ज़ॉम्बी को कब देखा था। पग्सली बताता है मैंने उसे पिलग्रिम वर्ल्ड में देखा था। वेडनेसडे बताती है उसका नाम आइजैक नाइट है। पग्सली अपनी बहन को एक फोटो देता है जो ज़ॉम्बी की जेब से गिरा था। उसमें फ्रांसवास की तस्वीर थी, मतलब साफ था आइजैक अपनी बहन को ढूंढ रहा है। उधर फ्रांसवास टेलर की देखरेख कर ही रही होती है। उसका पैर बेड़ियों से बंधा होता है। फ्रांसवास जोर से खांसने लगती है और खून भी निकलता है जिसे वो छुपाती है। टायलर उस पर चिल्लाता है तो फ्रांसवास उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। इधर इनिड से मिलने ब्रूनो आता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां कैप्री पहुंच जाती है और ब्रूनो चला जाता है। कैप्री इनिड से पूछती है कल रात क्या हुआ था। इनिड घबरा कर कुछ भी बताना नहीं चाहती, लेकिन कैप्री कहती है मुझे जो समझ आ रहा है उससे लगता है कि तुम अल्फा बनने वाली हो। पहली बार जब तुम वुल्फ बनी थी तो ब्लड मून की रात थी और ये तुम्हारे अल्फा होने का इशारा है। अल्फा सबसे शक्तिशाली होते हैं। इनिड घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है अल्फा हमेशा अकेले हो जाते हैं। तभी कैप्री को खबर मिलती है कि स्कूल में कर्फ्यू लग चुका है। वेडनेसडे अपनी नानी हेस्टर से मिलने जाती है और कहती है मुझे अपनी साइकिक पावर वापस चाहिए। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वेडनेसडे फ्रांसवास की फोटो दिखाती और कहती है मैंने गलती से इसे भी फ्री कर दिया। नानी माँ उसे प्रोफेसर रोजालिन रॉटवुड के बारे में बताती है जो कमाल की रेवन थी और स्कूल में र्यून्स और एंशिएंट क्रिप्टोलॉजी पढ़ाया करती थी। जिस घर में वेडनेसडे के मम्मी पापा मोटिशिया और गोमेज ठहरे हुए हैं वो असल में रोजालिन का घर था। उसके पास भी ऐसे ही साइकिक पावर्स थी। नानी माँ समझाती है रोजालिन कब्रिस्तान में दफन है। उसकी कब्र का पत्थर काली शक्तियों से भरा हुआ है। अगर कोई रेवन वहां लिखे शब्दों को दोहराए तो उसे थोड़े समय के लिए दिव्य दृष्टि मिल जाती है। कर्फ्यू होने के बाद वेडनेसडे कब्रिस्तान जाने का प्लान बनाती है। इनिड उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों दोस्तों के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है। इनिड गुस्से में कहती है तुम हमेशा प्रॉब्लम्स खड़ी करती हो फिर उन्हें सॉल्व करके लोगों की नजर में हीरो बन जाती हो। खैर गुस्से में वेडनेसडे कब्रिस्तान निकल जाती है। उधर थिंग से पता चलता है कि कैप्री रूम्स चेक करने के लिए आने वाली है। इनिड तुरंत निकलती है वेडनेसडे को वापस लाने। कब्रिस्तान में वेडनेसडे रोजालिन की कब्र पर लिखे शब्दों को दोहराती है और उसे विजन आता है। उसके सामने रोजालिन प्रकट होती है और कहती है अपनी साइकिक पावर वापस पाने के लिए इस फ्लेम पर हाथ रखो, लेकिन याद रखना अगर गलती से हाथ हटाया तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तभी इनिड वहां वेडनेसडे को बुलाने पहुंचती है। वेडनेसडे फ्लेम से हाथ हटा लेती है। नतीजा ये होता है कि दोनों कब्रिस्तान में बेहोश होकर गिर जाती हैं। अब जैसे कि कहा गया था कीमत चुकानी पड़ेगी, हुआ ये कि इनिड और वेडनेसडे की आत्मा बदल जाती है। अब इनिड वेडनेसडे के शरीर में है और घबरा कर चिल्लाने लगती है। वेडनेसडे को ऐसा देखकर काफी मजा आता है। वेडनेसडे असली वाली फिर से कब्रिस्तान जाकर सब कुछ ठीक करने का सोचती है। इनिड बहुत घबराई हुई थी। तभी बियांका इनिड को बुलाती है। वो इनिड जो अब वेडनेसडे के शरीर में थी उसकी अजीब हरकतें देखकर वो हैरान हो जाती है। असल वाली वेडनेसडे मतलब इनिड के शरीर में जो है वो कहती है तुम किसी से बात मत करो, अकेले जाकर बैठ जाओ और सबसे दूर रहो। इतने में एग्नेस सामने आ जाती है और केस का अपडेट देने लगती है। लेकिन इनिड जो वेडनेसडे के शरीर में है उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपने खाने का ऑर्डर लेकर चली जाती है। ये देखकर एग्नेस को काफी अजीब लगता है। उधर असली वेडनेसडे ब्रूनो उसके पीछे आ जाता है, लेकिन वेडनेसडे उसे उठाकर पटक देती है और वापस चली जाती है।
रंग बिरंगी आइसक्रीम खाने के बाद इनिड जो वेडनेसडे के शरीर में थी उसके शरीर में खुजली होने लगती है। तभी मोटिशिया वहां आ जाती है और कहती है मेरे पास इसका इलाज है। वो क्रीम लगाती है और खुजली तुरंत गायब हो जाती है। मोटिशिया बताती है इस क्रीम में ताज़ा हड्डियों की राख है, इस राख से हमें मिलती है लाश जैसा निखार। इनिड ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। मोटिशिया वेडनेसडे जो असल में इनिड है उसे दवा देती है और उसे इतना खिला खिला देकर कहती है आज रात तुम्हें डिनर के लिए आना चाहिए, तुम्हारा भाई भी आने वाला है। इधर असली वेडनेसडे फिर से रोजालिन की कब्र पर पहुंचती है, लेकिन वहां वीम्स आकर ताना मारने लगती है। कहती है पहले भी ऐसा हो चुका है और जिन 2 लोगों के साथ ये हुआ था 24 घंटे में उनकी मौत हो गई। उधर आइजैक धीरे धीरे ज़ॉम्बी से इंसान में बदल रहा था। वो एक डॉग हाउस के अंदर चला जाता है। इधर फ्रांसवास और टाइलर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी अचानक आइजैक वहां आ जाता है। फ्रांसवास पहले तो घबराकर बंदूक उठा लेती है और कहती है तुम तो मर चुके थे, लेकिन अगले ही पल वो अपने भाई को गले लगा लेती है और अपने बेटे को कहती है ये तुम्हारे मामा आइजैक हैं। लेकिन तभी फ्रांसवास को तेज खांसी होने लगती है। आइजैक बताता है हाइड बिना मास्टर के ज्यादा समय तक जी नहीं सकते। वो अपनी बहन से कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मुझे बस उस मशीन की जरूरत है। फ्रांसवास बताती है कि मशीन मेंटल हॉस्पिटल में रखी हुई है, सिर्फ जूडी ही उसे चला सकती है। आइजैक तब जूडी का आई कार्ड दिखाकर कहता है वो अब इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उधर कैप्री हैरान रह जाती है जब वो इनिड को वायलिन बजाते हुए देखती है, जबकि असल में उसके अंदर वेडनेसडे है। कैप्री से उसे पता चलता है कि इनिड दरअसल अल्फा वेयरवुल्फ है। वेडनेसडे वहीं पर रोजालिन की पेंटिंग देखती है। कैप्री उसे बताती है कि सालों पहले रोजालिन यहीं पढ़ाती थी। फिर वेडनेसडे अपनी माँ से मिलने उनके कॉटेज पहुंचती है। मोटिशा को लगता है कि सामने इनिड खड़ी है और वो पूछती है क्या तुम्हें यहाँ वेडनेसडे ने भेजा है, उसे बोल देना आज रात डिनर पर मिलते हैं। इधर थिंग इनिड को वेडनेसडे की डायरी पढ़ने से रोक रहा होता है। उस नॉवल में इनिड के बारे में ही लिखा होता है कि ताकतवर होने के बाद भी इनिड पागलों जैसी हरकतें करती है। ये पढ़कर इनिड को गुस्सा आता है और वो फिर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। सब स्टूडेंट्स को गले लगाती है, डांस करती है, लेकिन उसकी खुजली फिर से लौट आती है। वो छटपटाने लगती है और ये सब असली वेडनेसडे जो कि इनिड के शरीर में है दूर से देख लेती है। वेडनेसडे ब्रूनो से मिलने जाती है। ब्रूनो फोन पर बात कर रहा था। जब वेडनेसडे पीछे खड़ी होती है तो ब्रूनो कहता है मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, वो फिलीपींस में रहती है। लेकिन वेडनेसडे उसकी लैंग्वेज समझ लेती है और कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। इधर कैप्री इनिड को कहीं ले जाती है और ये सब कुछ एग्नेस देख लेती है। इनिड अपनी खुजली वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देती है वेडनेसडे से बदला लेने के लिए, लेकिन तभी एग्नेस आ जाती है और उसे देखकर इनिड वेडनेसडे जैसा सख्त बनने की कोशिश करती है। एग्नेस को लगने लगता है कि शायद वेडनेसडे को कोई बीमारी हो गई है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही है। एग्नेस बताती है कि इनिड लुपिन केज में गई हुई है, कैप्री उसे ले गई, ब्रूनो से ब्रेकअप हो गया उसका। ये सुनकर इनिड जो कि वेडनेसडे के अंदर में है वो गुस्से में आ जाती है। एग्नेस को लगता है कि वेडनेसडे का यह पागलपन इनिड का असर है। इनिड जो कि वेडनेसडे के अंदर है वो गुस्से में एग्नेस से कह देती है मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड की जगह कभी नहीं ले सकती। ये सुनकर एग्नेस का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए प्रोफेसर के सपोर्ट ग्रुप में चली जाती है। उधर डिनर के वक्त पूरा एडम्स परिवार लर्च द्वारा बनाए गए खाने का मजा ले रहे थे। इनिड खाना देखकर डर जाती है। मोटिशा कहती है क्या हो गया, ये तो तुम्हारा फेवरेट डिश है। गोमेज हंसते हुए कहता है ये जानवर हमारी गाड़ी के सामने आ गया था, 2 बार गाड़ी चढ़ाकर इसका कीमा बना दिया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। इसी बीच पग्सली कबूल करता है कि उसने ज़ॉम्बी को जानबूझकर खुला छोड़ दिया। ये सुनकर गोमेज उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मोटिशिया वेडनेसडे से कहती है मैंने इनिड को रोजालिन के कमरे में देखा, क्या तुम्हें पता है वो वहां क्यों गई थी? वेडनेसडे कहती है नहीं मुझे नहीं पता। तभी मोटिशिया को एहसास होता है कमरे में और भी कोई मौजूद है और अचानक वहां पर वीम्स दिखाई देने लगती है। वो बताती है कि अब वो वेडनेसडे की मार्गदर्शक है। वीम्स सब कुछ साफ कर देती है कि वेडनेसडे और इनिड की आत्मा अदला बदली हो चुकी है। ये सुनकर इनिड डर के मारे कहती है वेडनेसडे लुपिन गुफा में कैद है। मोटिशा कहती है तुम्हारे पास तब सिर्फ सुबह तक का समय है, जिंदा रहने का यही तरीका है। उधर आइजैक प्रोफेसर ऑर्लोफ के सामने आ जाता है। प्रोफेसर उसे देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन आइजैक उन्हें तुरंत मार डालता है। इसी बीच एग्नेस गलती से वहां पहुंच जाती है और सब कुछ देख लेती है, लेकिन तुरंत खुद को इनविजिबल कर लेती है। आइजैक अपनी बहन से मिलता है और उसे वो पावर सोर्स दिखाता है जिसकी वजह से प्रोफेसर अब तक जिंदा थे। टाइलर कार की डिक्की में जूडी की लाश देखता है और उसे लग रहा था वहां कोई और भी है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर वो तीनों वहां से निकलते हैं। इधर इनिड असली वेडनेसडे से मिलने के लिए गुफा तक पहुंचती है और उसे बाहर निकालती है। तभी एग्नेस
एग्नेस का कॉल आता है। एग्नेस कहती है, मुझे पता है वेडनेसडे तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, लेकिन मैंने टाइलर और आइजैक को ढूंढ लिया है। मैं उनकी गाड़ी में छुपी हुई हूँ और तुम्हें अपना लोकेशन भेज रही हूँ। ये सुनते ही वेडनेसडे और इनिड तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में आइजैक मशीन ऑन करता है और अपनी बहन को प्रोसीजर के लिए तैयार करता है। वो कहता है कि अब तुम्हें इस श्राप से आजादी मिलेगी, लेकिन टाइलर कहता है ये कोई श्राप नहीं है, मॉन्स्टर बनना तो असली आजादी है। उसकी माँ जवाब देती है, इस आजादी की एक कीमत है। उसी वक्त वहाँ एग्नेस भी मौजूद होती है। वो वेडनेसडे का भेजा हुआ मैसेज पढ़ रही थी। टाइलर को एहसास होता है कि यहाँ कोई और भी है और वो तुरंत एग्नेस को पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे और इनिड हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वेडनेसडे जैसे ही एग्नेस को फ्री करने वाली होती है तभी टाइलर वहां जाता है। इनिड पीछे से हमला करती है और वेडनेसडे वुल्फ में बदलने लगती है क्योंकि वो इनिड के शरीर में थी, लेकिन मशीन सही से काम नहीं करती और गड़बड़ी हो जाती है। तभी वेयरवुल्फ बाहर निकल आता है और टाइलर को गले से पकड़ लेता है। इनिड कहती है, हमें बाहर निकलना होगा। फिर वो तीनों वहां से भागते हैं। उधर फ्रांसवास, टाइलर और आइजैक भी हॉस्पिटल से निकलते हैं और पीछे से पूरा लैब ब्लास्ट हो जाता है। जंगल में एग्नेस को सच्चाई पता चल जाती है कि वेडनेसडे और इनिड की आत्मा अदला बदली हो चुकी थी। फिर दोनों मिलकर रोजालिन की कब्र पे हाथ रखते हैं। इनिड वेडनेसडे के रूप में कहती है, वेडनेसडे बनकर मुझे समझ आया कि तुम कितनी नीडर हो, लेकिन तुम्हें बस इस बात का डर है कि लोग तुम्हारे अंधेरे वाली साइड देखकर तुम्हें अपनाएंगे नहीं। वेडनेसडे जवाब देती है, और तुम्हें लगता है कि अल्फा बनकर तुम अकेली रह जाओगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कमजोर समझना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इनिड मुस्कुराती है और फिर दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है दोनों वापस अपने अपने शरीर में लौट आते हैं। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तभी वीम्स वेडनेसडे को बताती है कि इनिड की मौत टल चुकी है, लेकिन अब किसी और की जान जाने वाली है और इस बार एडम्स फैमिली का कोई सदस्य मरेगा। लेकिन बड़ा सवाल है, कौन? अब कहानी जाती है 15 साल पहले। फ्लोरिडा के मॉर्निंग शहर में एक बार में हम डॉट को देखते हैं, जो कि पहले जवान हुआ करता था। वो वहाँ के बारटेंडर के साथ बातें कर रहा था और वो बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि गिडियन है, जो कि फिलहाल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है। डॉट उसे एक मौका देना चाहता है। वो अपना एक मूवमेंट शुरू करने वाला है ताकि सारे आउटकास्ट लोग एक साथ जुट जाएं और अपनी काबिलियत को निखारें। डॉट बताता है कि उसने सारी प्लानिंग्स कर ली हैं। गिडियन, जिसका असली नाम आर्नोल्ड है, उसे डॉट समझाता है कि तुम इसी काम के लिए बने हो, तुम मेरे आंदोलन की पहचान बनोगे और इस मूवमेंट का नाम होगा मॉर्निंग सॉन्ग। गिडियन भी इसके लिए मान जाता है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां प्रिंसिपल डॉट को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि गिडियन को देखा गया है। इसके बाद प्रिंसिपल एक गुप्त रास्ते से अंदर जाते हैं और वहां बियांका और उसकी माँ गैब्रियल को पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पता चलता है कि असल में वो प्रिंसिपल ही था जिसने सालों पहले गैब्रियल को गिडियन से मिलवाया था। बियांका पूछती है, क्या आप मॉर्निंग सॉन्ग का हिस्सा हैं? डॉट कहता है, मैं खुद मॉर्निंग सॉन्ग हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर डॉट कहता है, तुम दोनों के वजह से बातें बिगड़ गई। गैब्रियल पूछती है, तो आप चाहते क्या हो? प्रिंसिपल कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों फिर से अपने अपने काम पर लौट जाओ। प्रोफेसर की हत्या के बाद भी स्कूल में होने वाले गाला पर कोई रोक नहीं लगाने वाला। ये सुनकर शेरिफ थोड़ी हैरान हो जाती है। तो प्रिंसिपल कहता है, प्रोफेसर भी यही चाहते थे कि हम सब शांत रहें और आउटकास्ट की एकता दिखाएं। इधर इनिड स्कूल में पुलिस देखकर कहती है, आखिर ये लोग मॉन्स्टर कैसे पकड़ेंगे? तो वेडनेसडे बोलती है कि तुम तो मेरी तरह नेगेटिव बन गई हो। इनिड कह देती है, हाँ, तुम्हारी छाप जो मेरे अंदर रह गई है। तभी वहाँ एग्नेस आ जाती है और इनिड से उसका हमेशा की तरह नोक झोंक शुरू हो जाता है। वेडनेसडे बताती है कि इनिड की मौत टल चुकी है, लेकिन अब कोई और मरने वाला है। ये सुनकर इनिड खुश हो जाती है कि उसकी जान बच गई, लेकिन वो पूछती है, अब कौन मरेगा? वेडनेसडे बताती है, एडम्स परिवार का ही कोई मरेगा। एग्नेस आइजैक के नाम का एक फाइल निकालकर वेडनेसडे को देती है। इधर गोमेज और मोटिशिया चूहों को खाने के लिए बैठे ही होते हैं कि तभी वहां वेडनेसडे आ जाती है आइजैक वाला फाइल लेकर। उसे पता चला कि आइजैक उसके पापा गोमेज का रूममेट हुआ करता था। फिर वो बताने लगते हैं कि आइजैक की मदद से ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट को यह पता लगाना था कि आउटकास्ट को शक्ति कहां से मिलती है, लेकिन आइजैक कुछ और ही चाहता था। वो तो अपनी बहन के अंदर के मॉन्स्टर मतलब हाइड को मारना चाहता था। गोमेज कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पग्सली का ज़ॉम्बी असल में आइजैक था। मैंने तो उसे पहली बार पिलग्रिम वर्ल्ड में देखा, तब जाकर पता चला। वेडनेसडे बताती है कि फ्रांसवास मोटिशिया से किया गया वादा तोड़कर वापस आ चुकी है। ये सुनकर मोटिशिया उठकर चली जाती है, अपने पौधों को खिलाने लगती है। फिर वेडनेसडे अपनी माँ से बात करती है और उसे अपनी माँ का लिखा हुआ एक किताब भी मिलता है। वेडनेसडे कहती है, इसे पढ़कर तो मुझे उल्टी आ गई थी। फिर वो बताती है कि इनिड की मौत टल चुकी है, लेकिन
उसके बदले अब कोई एडम्स मरेगा। ये सुनकर मोर्टिशिया डर जाती है। इधर स्कूल में ब्रूनो आकर इनिड से मिलता है और वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया के बारे में सच्चाई बताता है कि सोफिया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कल रात ही उनका ब्रेकअप हो गया। वो इनिड का भरोसा जीतने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें खुद गाला में ले जाना चाहता हूँ। इतने में कैप्री चिल्लाती है, इनिड अभी क्लास में आओ। वो गुस्से में पूछती है, कल रात तुम पिंजरे से क्यों भाग गई थी? अल्फा बनना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर कोई अल्फा फुल मून की रात भेड़िया बन गया तो चांस ये है कि वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। ये सुनकर इनिड डर जाती है। कैप्री और भी डरावनी बात बोलती है, जब तुम भेड़िया बन जाओगी तो बाकी भेड़िए तुम्हें मार डालेंगे। मेरी बात मानो, तुम तभी सेफ रहोगी जब सूरज ढलने के बाद तुम खुद को पिंजरे में बंद कर लो। तुम्हारे साथ तब कुछ नहीं होगा। उधर आइजैक और टाइलर में झगड़ा होने लगता है क्योंकि टाइलर अब तक वेडनेसडे को मारकर अपना बदला नहीं ले पाया, इसलिए वो शहर छोड़कर जाना चाहता है। फ्रांसवास फिर से खांसने लगती है। टाइलर देखता है कि दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। आइजैक कहता है कि शहर में जानवरों का हॉस्पिटल है, वहीं चलते हैं। अगली सुबह वेडनेसडे और थिंग टाइलर के साथ फ्रांसवास के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर वीम्स भी आ जाती है और फ्रांसवास को याद करने लगती है। वेडनेसडे गुस्से में कहती है कि अगर आप कोई मदद नहीं करना चाहती तो गायब हो जाइए। तभी थिंग इशारा करता है और वेडनेसडे टेजर लेकर डॉग हाउस के नीचे जाती है और वही असली ठिकाना निकलता है जहां टाइलर, फ्रांसवास और आइजैक रह रहे थे। वहां उसे दवाइयों की खाली शीशी और एक खून लगा हुआ रुमाल भी मिलता है। वेडनेसडे को समझ आ जाता है कि फ्रांसवास मरने वाली है। तभी वहां एक तितली आ जाती है। वेडनेसडे उस तितली को लेकर यूजिन के पास जाती है। यूजिन एक नया तितली देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वेडनेसडे बताती है कि मैं ज़ॉम्बी के पीछे गई थी, तभी ये तितली मिली। ज़ॉम्बी सुनकर पग्सली को लगता है कि वेडनेसडे को वो ज़ॉम्बी मिल गया। यूजिन आगे बताता है ये तितली अपने होस्ट के अंदर रहती है, लेकिन अब ये बाहर निकलने को तैयार है और अपने होस्ट को भी ढूंढ सकती है। पग्सली ज़ॉम्बी को ढूंढना चाहता है, लेकिन वेडनेसडे उसे समझाती है कि तुम्हें कोई जिंदा इंसान पसंद नहीं आता क्या? पग्सली कहता है कि मैंने कोशिश कर ली, लेकिन कोई मेरा दोस्त बनता ही नहीं। यूजिन शर्म के मारे कुछ नहीं कहता, बस तितलियों को आजाद कर देता है। वो सीधा अपने होस्ट यानी कि आइजा को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर एजैक्स बियांका को गिडियन वाला आर्टिकल दिखाता है। बियांका कहती है कि मेरी माँ यहाँ से जा चुकी है, तो अब तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन एजैक्स को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। प्रिंसिपल फिर बियांका को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। उधर वेडनेसडे अपनी नानी से मिलती है जो कि उसके कमरे में आ गई थी। वेडनेसडे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नानी कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। फिर हेस्टर प्रिंसिपल से मिलने जाती है और प्रिंसिपल वहाँ एक प्रपोजल रखते हैं कि वो अपने स्कूल में एक फ्रम्प टावर खोलना चाहते हैं जहाँ मॉर्चुअरी साइंस पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर नानी खुश हो जाती है क्योंकि उसे डेथ में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन फिर भी नानी कहती है कि मैं अपनी दौलत का एक भी हिस्सा तुम्हारे इस स्कूल में नहीं लुटाऊंगी। तभी वहाँ बियांका आती है और अपने सायरन पावर से हेस्टर का मन बदल देती है। कहती है, आप अपनी सारी दौलत नेवर मोर के नाम करेंगे और यही होगा आपकी असली विरासत, और आज की पार्टी में आप गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आएंगी। टाइलर, आइजैक और फ्रांसवास एक जानवरों के डॉक्टर को मारकर उसके क्लिनिक में पहुंच जाते हैं। फ्रांसवास को हाइड का खून चाहिए था, मतलब के टाइलर का। उधर रात में स्कूल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। मोर्टिशिया वीम से बात करती है और पूछती है, क्या वेडनेसडे ने कुछ किया है? वीम्स कहती है, इस बार गलती वेडनेसडे की नहीं है। तुम्हारे और वेडनेसडे के बीच की दूरी का फायदा उठाकर तुम्हारी माँ वेडनेसडे को अपनी तरफ खींच रही है। तभी वीम्स कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे हमेशा तुमसे जलन रही है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारी माँ के रिश्ते से कभी नहीं। वो मोर्टिशिया से पूछती है, क्या तुमने वेडनेसडे को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया जो फ्रांसवास और आइजैक के साथ था? वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी बेटी को सारा सच बता देना चाहिए। इधर वेडनेसडे इनिड से मिलने जाती है जो केज में बंद होती है। इनिड बताती है कि अगर फुल मून की रात में भेड़िया बन गई तो फिर कभी इंसान नहीं बन पाऊंगी। वेडनेसडे पूछती है, तो तुम खुद को रोकोगी कैसे? इनिड कहती है, मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करूंगी, शॉपिंग करूंगी, पार्टी के लिए रेडी हो जाऊंगी, और हाँ, मैं ब्रूनो के साथ जाने वाली हूँ। फिर हंसकर पूछती है, अगर मैं हमेशा के लिए वेयरवुल्फ बन गई तो क्या तुम मुझे ढूंढ निकालोगी? वेडनेसडे कहती है, मैं हमेशा तुम्हें ढूंढ लूंगी। तभी वहाँ एजैक्स आता है और गिडियन का फोटो दिखाकर कहता है, बियांका मुसीबत में है, उसकी माँ गायब है और इसमें शायद प्रिंसिपल का हाथ है। अगली सुबह वेडनेसडे प्रिंसिपल से मिलने जाती है। ऑफिस में उसका पूरा परिवार मौजूद होता है। उसकी नानी अब स्कूल में इन्वेस्ट करने का सोच चुकी है और साफ कहती है कि वो अपने परिवार को पैसे का कोई हिस्सा नहीं देगी।
ये सुनकर परिवार वाले नाराज होकर बिना सेल्फी लिए चले जाते हैं। फिर वेडनेसडे बियांका से मिलने जाती है और उसके साथ फेंसिंग मैच खेलती है। वेडनेसडे को पता है कि उसकी नानी को स्कूल में पैसा लगाने के लिए बियांका ने अपने पावर का इस्तेमाल करके मनाया है। वो बियांका से पूछती है तुम्हारी माँ कैसी है। बियांका कहती है एजेक्स ने तुम्हें जो भी बताया उस पर ध्यान मत दो और मेरे परिवार से दूर रहो। वेडनेसडे पलट कर कहती है तो फिर मेरे परिवार से भी दूर रहो। वेडनेसडे समझ जाती है कि प्रिंसिपल ने बियांका को धमकाया है, इसी के लिए उसने उसकी नानी को फंसाया। वो कहती है मुझे पता है अगर शैतान भी आ जाए तब भी मेरी नानी इस स्कूल पर 1 रुपया खर्च नहीं करेगी। तभी बियांका सच्चाई बताती है असल में मॉर्निंग सॉन्ग के पीछे प्रिंसिपल डॉट हैं। शुरू से सबको धोखा वही दे रहे हैं और अब वो तुम्हारी नानी के पीछे पड़ा है। फिर बियांका वेडनेसडे पर अपनी पावर इस्तेमाल करती है, कहती है तुम्हें ये सब भूल जाना होगा। लेकिन वहाँ एग्नेस मौजूद होती है जिसने तुरंत वेडनेसडे को सब कुछ दोबारा याद दिला दिया। इसके बाद एग्नेस वेडनेसडे का यूनिफॉर्म पहन लेती है और ये देखकर वेडनेसडे गुस्से में आ जाती है। उधर टाइलर होश में आता है तो देखता है कि उसकी माँ ठीक हो चुकी है। अब आइजैक एडम्स परिवार से बदला लेना चाहता है। गिडियन नेवरमोर पहुंचता है। बियांका उसे देखकर हैरान रह जाती है। प्रिंसिपल बताने लगते हैं कि वो लोग वेडनेसडे की नानी को कैसे ठगने वाले हैं। गिडियन थोड़ा नाराज होकर कहता है कि उसका फोटो अखबार में छप चुका है। प्रिंसिपल उसे शांत करता है, कहता है कि मेरे घर पर गैब्रियल रुकी हुई है, तुम चाहो तो जाकर उसे मिल सकते हो। अब गिडियन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे इस मूवमेंट से नहीं जुड़ना चाहिए था। प्रिंसिपल जवाब देता है याद रखो आज तुम जो भी हो मेरे वजह से हो। फिर कहता है आज रात मैं हमेशा के लिए अपना नकाब उतार दूंगा और लोगों को असली पहचान दिखाऊंगा। इसके बाद वो अपनी शक्ति से गिडियन को जलाकर मार डालता है और उसकी टूटी हुई बॉडी को फायर प्लेस में फेंक देता है, जिसे देखकर बियांका तो डर जाती है। अब रात के समय सब लोग स्कूल में गाला के लिए पहुंचते हैं। नानी भी वहां पर प्रिंसिपल के साथ एंट्री मारती है। वेडनेसडे और पूरा परिवार भी वहीं था। वीम्स भी वहां पहुंच जाती है। वेडनेसडे बियांका से पूछती है प्रिंसिपल ने तुम्हारी माँ को कहाँ छुपाया। बियांका कहती है कि तुम्हें अभी भी सब कैसे याद है, मैंने तो तुम्हें भुलवा दिया था। वेडनेसडे कहती है मुझ पर भरोसा करो। बियांका बता देती है कि उसकी माँ प्रिंसिपल के घर पे है। उधर ब्रूनो और इनिड पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन वहाँ ब्रूनो की गर्लफ्रेंड सोफिया आ जाती है। ये देखकर इनिड रोते हुए वहां से चली जाती है। वो एक जगह बैठकर रो रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ एग्नेस भी रो रही थी। एग्नेस कहती है मुझे लगा मैं वेडनेसडे की बेस्ट फ्रेंड बन सकती हूँ, लेकिन उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इनिड उसे अच्छा फील कराने के लिए कहती है दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है खुद को पहचानो, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। इनिड सोच रही होती है कि आज वो अपना डांस कैसे करेगी। तभी एग्नेस बताती है कि उसने छुपकर इनिड की डांस रिहर्सल देख ली थी। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उधर हेस्टर कहती है आज की पार्टी में तो बिल्कुल भी जान नहीं है। प्रिंसिपल बताते हैं स्टूडेंट्स जल्द ही अपना डांस शुरू करेंगे और उसके बाद आप मेरे ऑफिस में जाकर पेपर वर्क पूरा कीजिएगा। पग्सली पार्टी से बाहर आ जाता है क्योंकि वैसे भी उसे कोई नोटिस करता ही नहीं, लेकिन आइजैक उसे देख लेता है। एजैक्स बियांका की माँ गैब्रियल को अपने साथ ले जाता है। वेडनेसडे इनिड के पास आती है और जानती है कि एग्नेस भी वहीं है। वो दोनों को प्रिंसिपल का सच सबके सामने लाने के लिए अपने प्लान में शामिल कर लेती है। इनिड और एग्नेस अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। प्रिंसिपल और थिंग भी म्यूजिक पर थिरकने लगते हैं। डांस के बीच अचानक एग्नेस गायब हो जाती है और वो छुपकर प्रिंसिपल की पॉकेट से वो घड़ी निकाल लेती है जो उसे सायरन पावर से बचाती थी। डांस खत्म होने के बाद बियांका स्टेज पर स्पीच देने आती है। वो वेडनेसडे के हाथ में प्रिंसिपल की घड़ी देखकर मुस्कुराती है। स्टेज पर मोटिशिया और प्रिंसिपल को बुलाया जाता है और बियांका बिना वक्त गवाए अपना सायरन पावर प्रिंसिपल पर इस्तेमाल करती और कहती है सबको सच बताइए आपने आज की पार्टी कैसे प्लान की। प्रिंसिपल जैसे किसी कठपुतली की तरह सच बोलने लगता है मैंने मोटिशिया पर सायरन पावर इस्तेमाल करवाया ताकि वो अपनी माँ को मना ले और स्कूल को बड़ी डोनेशन दे। जब यह काम नहीं हुआ तो मैंने बियांका की माँ को बंधक बना लिया ताकि हेस्टर को मना सकूं कि वो स्कूल में अपने सारे पैसे लुटा दे। सब लोग हैरान हो जाते हैं। प्रिंसिपल ये भी बताता है कि वो और गिडियन पैसे आधे आधे बांटने वाले थे, लेकिन गिडियन को उसने मार डाला और सारा पैसा प्रिंसिपल अब खुद ले जाने वाला था। जैसे ही प्रिंसिपल को समझ आ जाता है कि अब तो गड़बड़ हो गई है, वो बियांका को पकड़ लेता है। तभी पुलिस पहुंच जाती है और प्रिंसिपल झूमर की रस्सी में आग लगा देता है। एजैक्स पहुंचकर अपना गॉर्गन पावर इस्तेमाल करता है और प्रिंसिपल को पत्थर में बदल देता है। झूमर उसी के ऊपर गिरता है और प्रिंसिपल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नानी माँ खुश हो जाती है और वेडनेसडे भी। बियांका वेडनेसडे को कहती है थैंक यू। वेडनेसडे कहती है थैंक यू एजैक्स से कहना। बियांका जाकर एजैक्स को थैंक यू कहती है। नानी माँ वेडनेसडे से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ छुट्टियां मनाओ। वेडनेसडे कहती है आपने मेरे पापा के बारे में जो गलत बातें कही हैं वो मैं भूल नहीं सकती, लेकिन हाँ अगर आप स्कूल को पापा मम्मी के नाम पर पैसे डोनेट करेंगी तो मैं शायद मान जाऊँ।
हूँ। हेस्टर पूछती है क्या तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? वेडनेसडे कहती है सीधा ब्लैकमेल कर रही हूँ। हेस्टर खुश होकर मान जाती है और अपनी बेटी से कहती है ऐसा लग रहा है कि अब मैं आखिरकार जिंदा हो गई हूँ। उधर यूजीन जल्दी जल्दी आकर बताता है कि आइजैक नेवरमोर के कब्रिस्तान में है। मोर्टिशिया अपने बेटे पग्सली को लेकर परेशान हो जाती है। पग्सली कब्रिस्तान में बैठा होता है तभी उसके पास एक तितली आती है और सामने आइजैक आ जाता है। पग्सली अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है लेकिन आइजैक उसे बेहोश कर देता है। जब तक वेडनेसडे और यूजीन वहां पहुंचते हैं पग्सली गायब हो चुका था। पुलिस पग्सली को ढूंढने के लिए जंगल निकलती है लेकिन उसे कहीं भी नहीं पाती। शेरिफ मोर्टिशिया और गोमे से पूछती है क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? कोई वजह है कि आपके बेटे को किसी ने किडनैप किया हो? मोर्टिशिया गुस्से में बोलती है आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। शेरिफ कहती है आज रात भर हम उसे ढूंढेंगे। स्कूल से सभी स्टूडेंट्स जा चुके हैं, जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। वीम्स मोर्टिशिया और वेडनेसडे को समझाती है तुम दोनों को मिलकर इस बार काम करना होगा। वेडनेसडे के पास पावर्स नहीं है तो मोर्टिशिया तुम्हें फिलहाल अपनी माँ से मदद लेनी चाहिए। तभी नानी हेस्टर वापस लौट आती है। वो सोचने लगती है आखिर कोई बददिमाग लड़के को क्यों किडनैप करेगा। मोर्टिशिया अपनी माँ और बेटे के साथ बैठती है और वो उनका हाथ पकड़ के कहती है हमें अपनी सारी शिकायतें भूलनी होगी। अचानक मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और वेडनेसडे को फिर से दोहरा पड़ता है, बिल्कुल पहले की तरह। उसे विजन्स में दिखाई देता है जंगल में स्कूल के जमाने में मोर्टिशिया और गोमेज आइजैक को दफना रहे होते हैं। वापस आने पर वेडनेसडे अपनी माँ से पूछती है अब सच बताने का यही समय है। मोर्टिशिया बताने लगती है जब आइजैक के साथ हादसा हुआ था तब मैं और तुम्हारे पापा इयागो टावर में थे। आइजैक को पूरा यकीन था कि वो अपनी मशीन की मदद से फ्रांसवास को ठीक कर सकता है और वो कभी मॉन्स्टर नहीं बनेगी, लेकिन मशीन को चलाने के लिए ढेर सारी पावर चाहिए थी। इसीलिए आइजैक ने गोमेज की मदद ली क्योंकि उनके पास बिजली की शक्ति है। गोमेज आइजैक को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था लेकिन आइजैक ने उसे धोखा दिया। उसे गोमेज की सारी शक्तियां चाहिए थी, मतलब कि वो गोमेज को मार डालना चाहता था। उसने पूरा प्लान बना लिया था, यहाँ तक कि उसने कपाल पेड़ के नीचे गड्ढा भी खोद लिया था। लेकिन सही समय पर मोर्टिशिया वहां पर पहुंच गई और मिशन को बर्बाद कर दिया। फ्रांसवास तो बच गई लेकिन आइजैक उस धमाके में बच नहीं पाया और गोमेज के अंदर से बिजली वाली शक्ति भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद हमने मिलकर आइजैक को उसी गड्ढे में दफना दिया। वेडनेसडे समझ जाती है मतलब आइजैक अब पग्सली की शक्ति का इस्तेमाल करके मशीन को चलाना चाहता है, लेकिन अब मैं मेरे भाई को ढूंढ के रहूंगी। उधर सारे स्टूडेंट्स छुट्टियों के लिए घर जा रहे होते हैं। ब्रूनो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ निकलता है और इनेड उन्हें देख रही होती है। एजैक्स वहां आकर इनिड को संभालता है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और उनके बीच फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। एग्नेस वहां आती है और इनिड के लिए एक लिस्ट लाती है जिसमें लड़कों के नाम होते हैं जो उसके बॉयफ्रेंड्स बन सकते हैं, लेकिन इनिड मन बना चुकी है कि वो वेडनेसडे की तरह अब रोमांस से दूर रहेगी। फ्रांसवास अपने पति को याद कर रही होती है और वो अपने भाई से कहती है मुझसे वादा करो, हमने जो तय किया है वही करोगे। आइजैक का चेहरा जैसे बदल जाता है। तभी टाइलर वहां आता है और बताता है मैंने पग्सली का कॉस्ट्यूम फेंक दिया है और पुलिस को झूठा टिप भी दे दिया। एग्नेस देखती है कि उसे लेने के लिए इस बार उसके डैड आए हुए थे। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि अक्सर उसे लेने के लिए उसके डैड का असिस्टेंट आता था। वो बताती है कि उसकी मॉम अब एक दूसरे आदमी के साथ रहती है जो कि एक नॉर्मल इंसान है। एग्नेस जाते जाते कहती है हम तीनों की ये जोड़ी काफी अच्छी है, इनिड को भी अपने पिंजरे में वापस जाना होगा। वेडनेसडे उससे कहती है सुबह होते ही मैं तुम्हें निकालने आ जाऊंगी। इसके बाद वेडनेसडे यूजीन से मिलने जाती और पूछती है तितलियां तैयार हुई कि नहीं, ताकि हम आइजैक के बारे में पता कर सकें कि वो कहाँ है। लेकिन तितलियां अभी तक मौत बनी हुई थी। यूजिन कहता है मेरे साथ शेड में चलो, मुझे मधुमक्खियों को हाइबरनेशन के लिए तैयार करना है। लेकिन वेडनेसडे वहां से निकल जाती है। इधर शेड में यूजिन से मिलने के लिए आइजैक पहुंच जाता है। शेरिफ को खबर मिलती है कि पग्सली का कॉस्ट्यूम मिल गया। वेडनेसडे जानती है कि ये बस एक ट्रैप है, लेकिन शेरिफ कहती है मुझे एविडेंस पर यकीन है, तुम्हारी बातों पर नहीं। प्रिंसिपल के जाने के बाद वीम्स खुश हो जाती है। तभी वहां यूजिन आता है और बताता है कि स्लर्प इंसान बन चुका है और उसने ये भेजा है तुम्हारे लिए। उसके नीचे लिखा हुआ था मिडनाइट। इसलिए आधी रात को वेडनेसडे थिंग के साथ जंगल पहुंच जाती है। वहां सामने पग्सली और आइजैक को वो देखती है। वो थिंग से कहती है सही समय पर निशाना लगा देना। वेडनेसडे आइजैक से कहती है अपने गड्ढे में वापस चले जाओ। तभी थिंग आइजैक के हाथ पर वार कर देता है। टाइलर थिंग को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो कटा हुआ हाथ असल में आइजैक का ही है। फ्लैशबैक में दिखता है कि मोर्टिशिया ने आइजैक का हाथ काट दिया था ताकि उसका प्रोसीजर पूरा ना हो पाए। आइजैक ने उसी कटे हुए हाथ को अपने शरीर से जोड़ लिया
किया और अपनी शक्ति से वो वेडनेसडे को गड्ढे में डाल देता है। वेडनेसडे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और गड्ढा भी भर जाता है। टायलर ये सब देख रहा था जैसे कि वो वेडनेसडे को बचाना चाहता है। फ्रांसवास अपने भाई का हाथ वापस देखकर खुश हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इनिड पिंजरे के अंदर मेडिटेशन कर रही थी, तभी अचानक एग्नेस वहां पहुंच जाती है। बताती है कि मैं अपने पापा की गाड़ी से भाग आई हूँ और मैंने देखा कि आइजैक ने वेडनेसडे को दफना दिया, इसलिए मैं मदद मांगने आई हूँ। इसके बाद वो दोनों तुरंत जंगल पहुंचते हैं और मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। आज फुल मून था। इनिड भेड़िया बनना चाहती थी, रिस्क लेना चाहती थी, चाहे वो हमेशा के लिए ही भेड़िया क्यों न बन जाए। इनिड आखिरकार वेयरवुल्फ बन जाती है और वो लोग जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर वेडनेसडे को बाहर निकाल लेते हैं। वेडनेसडे इनिड को इस रूप में देखकर चौंक जाती है। इनिड वहां से भाग जाती है और एग्नेस उसके पीछे जाती है। मोटिशिया और गोमेज भी वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं पग्सली कहाँ है। इधर आइजैक और बाकी सब लोग पग्सली को लेकर यागो टावर पहुंचते हैं। वेडनेसडे अपने मम्मी पापा को बताती है कि थिंग फिर से आइजैक के शरीर से जुड़ चुका है। आइजैक अपनी शक्ति से लैब को दोबारा तैयार करता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर भी वो खुश था क्योंकि इस पल का वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। पग्सली को चेयर से बांध दिया जाता है। पग्सली टायलर को बिजली का झटका देता है तो गुस्से में टायलर कहता है कि अब तू हमेशा के लिए फ्यूज हो जाएगा। फ्रांसवास अपने भाई से कहती है तुम्हें याद है ना हमने क्या तय किया था। जैसे ही प्रोसीजर शुरू होता है आइजैक अचानक टायलर को टेबल से बांध देता है। मतलब कि दोनों का यही मकसद था कि वो दोनों मिलकर टायलर के अंदर वाले मॉन्स्टर को मार डालें ताकि वो दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाए। वेडनेसडे वहां पहुंच जाती है और ये सब फ्रांसवास देख लेती है। तभी पग्सली के पावर से टायलर को झटके दिए जाते हैं, मगर वेडनेसडे वक्त पर पहुंचकर टायलर को छुड़ा देती है। ये देखकर टायलर भी हैरान था, लेकिन छुड़ते ही वो मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वेडनेसडे अपने भाई को छुड़ाती है और गुस्से में आया टायलर आइजैक को उठाकर नीचे फेंक देता है। ये देखकर फ्रांसवास रोने लगती है और अचानक वो भी मॉन्स्टर में बदल जाती है। अब दोनों मॉन्स्टर में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच मोटिशिया और वेडनेसडे पग्सली को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते वेडनेसडे मशीन को तोड़ देती है ताकि ये प्रोसीजर पूरा ना हो पाए। दोनों मॉन्स्टर टावर से बाहर आकर लड़ते हैं। ये देखकर आइजैक भी शॉक्ड रहता है। उधर वेडनेसडे अपने भाई और माँ को लेकर निकलती है, लेकिन वो फिर से थिंग को वापस लाने पहुंचती है। तभी मशीन ब्लास्ट कर जाती है। लड़ाई के दौरान फ्रांसवास स्कूल की बिल्डिंग से लटक जाती है। टायलर उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फ्रांसवास गिरकर मर जाती है। तभी शेरिफ और पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। धमाके के बाद एडम्स परिवार होश में आता है, लेकिन आइजैक अभी भी जिंदा था। वो गुस्से में आकर वेडनेसडे का गला दबाने लगता है। गोमेज उससे हाथ जोड़कर अपनी बेटी को छोड़ देने की विनती करता है, लेकिन आइजैक नहीं रुकता। तभी मोटिशिया और गोमेज जोर से थिंग को आवाज लगाते हैं। कहते हैं हमें पता है तुम हमें सुन सकते हो। वेडनेसडे किसी तरह कुल्हाड़ी उठाकर फेंकती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। तभी आइजैक को महसूस होता है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा। दरअसल थिंग वापस आ चुका था। थिंग आइजैक पर हमला कर देता है और उसके अंदर से उसका दिल निकाल लेता है, वही दिल जिससे कि उसे पावर मिलती थी। दिल निकलते ही आइजैक मर जाता है। फिर थिंग शरीर से अलग होकर एडम्स परिवार की तरफ बढ़ता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद अगली सुबह वेडनेसडे थिंग से बातें करते हुए कहती है अब मुझे समझ आया कि मेरी और तुम्हारी इतनी क्यों बनती थी, क्योंकि तुम भी एक शैतान जीनियस का हिस्सा थे। तभी एग्नेस आती है और वेडनेसडे को एक फोटो दिखाती है जिसमें इनिड कैप्चर हो गई थी। कहती है शायद वो कनाडा की तरफ जा रही है। कैप्री भी गायब है, शायद वो नई नौकरी ढूंढ रही है। फ्रांसवास को उसके पति के पास ही दफना दिया जाता है। टायलर वहीं खड़ा होता है जब कैप्री उससे मिलने आती है। वो टायलर से कहती है कि तुम ज्यादा वक्त तक अकेले बच नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती हूँ और बता दूं कि मुझे मास्टर बनने का कोई शौक नहीं। हम सब साथ रहेंगे ताकि तुम्हें मास्टर की जरूरत ना पड़े। टायलर पूछता है कि तुम्हें इससे क्या मिलेगा, तुम तो एक वेयरवुल्फ हो। कैप्री बताती है मेरे पापा भी हाइड थे। इधर यूजीन पग्सली से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे खाने के लिए कीड़ा देता है। ये देखकर पग्सली खुश हो जाता है और यूजीन कहता है कि तुम छुट्टियों में मेरे घर भी आ सकते हो, हम दोनों खूब मजे करेंगे। एडम्स परिवार अब निकलने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले मोटिशिया अपनी बेटी को अपनी बहन ओफिलिया का जर्नल दे देती है। अब वो अपनी बेटी से कोई राज छुपाना नहीं चाहती। वीम्स ये देखकर खुश होती है कि माँ बेटी के बीच अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और वेडनेसडे को अब अपनी पावर्स वापस मिल सकती है। अब वीम्स के जाने का वक्त आ चुका था तो वो वहां से चली जाती है। तभी गोमेज सबको चलने के लिए कहता है, मगर वेडनेसडे कहती है कि मैं नहीं जाने वाली। वो अपने अंकल फेस्टर से मिलती है और वो दोनों निकल जाते हैं थिंग के साथ इनिट को ढूंढने के लिए।
वेडनेसडे सोचने लगती है कि नेवरमोर में उसका एक और साल पूरा हो गया और वो खुद से पूछती है क्या टाइलर को जिंदा छोड़ना एक गलती थी। फिर वो अपनी आंटी ओफिलिया के जर्नल को पढ़ती है और उसमें एक दरवाजा दिखता है, लेकिन उससे पहले उसका इरादा साफ है। सबसे पहले वो अपनी दोस्त इनिट को ढूंढेगी। अचानक वेडनेसडे को एक विजन आता है जिसमें वो अपनी आंटी ओफिलिया को देखती है। इधर हेस्टर एक गुप्त कमरे की तरफ बढ़ रही है जहाँ ओफिलिया अभी भी कैद होती है। वेडनेसडे ठान लेती है कि मैं हर राज का पर्दाफाश करूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी एक आंख वाला रेवन स्क्रीन के सामने उड़कर आता है और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।